वेलकम टू वॉइस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। व्यूअर्स, ये वीडियो हमारी सीरीज़ वाइज वीडियो है जिसमें हम कवर करेंगे सिंटैक्स बुक बोर्ड की फर्स्ट ईयर इंग्लिश बुक, जिसमें 3 सेक्शंस हैं। फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन, सेकंड पोइट्री एंड थर्ड प्लेज। तो आज के इस सेक्शन में हम पोइट्री सेक्शन को कवर करेंगे। ये हमारा पोइट्री सेक्शन है जिसमें सबसे पहला पार्ट जो है इंट्रोडक्शन, एलिमेंट ऑफ पोइट्री। इस पार्ट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसलिए कन्फ्यूजन है क्योंकि इससे पहले उन्होंने ये सारी चीज़ें नहीं पढ़ रखी। तो आज हम एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। इस सेक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि पोइट्री है क्या, पोइट्री में कौन कौन से एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं और उन एलिमेंट्स का उस पोइट्री में क्या काम है। तो ये सारी चीज़ें आज हम कोशिश करेंगे कि आपको आसान से आसान लफ्ज़ों में बता सकें, क्योंकि ये जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं ये काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं न्यू स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वो इन जो पोइट्री की टर्मिनोलॉजी है उससे वो बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं हैं। तो इस वीडियो का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और पूरी वीडियो में कोशिश करेंगे कि तमाम लफ्ज़ों को आसानी से आपको बता सकें। सबसे पहले है व्हाट इज़ पोइट्री। हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर जानते हैं कि पोइट्री है क्या और आपको आसान लफ्ज़ों में समझाते हैं। पोइट्री इज़ अ वर्बल और रिटन एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स एंड आइडियाज़ इन एन इमेजिनेटिव स्टाइल विद डिस्टिंक्ट रिदम, राइम एंड मीटर। पोइट्री एक इंस्टेंट फीलिंग्स है। अचानक जो इंसान के दिमाग में कोई अच्छा सा ख्याल आए और फिर उसको रिदम, राइम और मीटर्स और बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ उसको एक डिफरेंट स्टाइल में लिखा जाए, उसे पोइट्री कहा जाता है। These all work together with the sounds, meanings and association of the words themselves to produce one significant effect. ये जितने भी एलिमेंट्स हैं जो हम आगे जाके पढ़ेंगे वो एक पोइट्री पे काम करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं एक सिग्निफिकेंट इफ़ेक्ट जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो, प्रोज से ज़्यादा डिफरेंट हो और सबसे ज़्यादा याद करने वाली चीज़ हो। अंडरस्टैंडिंग और अप्रिशिएटिंग पोइट्री रिक्वायर्स सम एक्वेंटेंस विद द बेसिक एलिमेंट ऑफ पोइट्री। पोइट्स जो हैं अपनी पोइट्री को, अपने ख़यालात को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने के लिए इन एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ये एलिमेंट्स क्या हैं, हम इन्हें देखते हैं। ये एलिमेंट्स हैं जिन्हें पोइट इस्तेमाल करता है अपनी पोइट्री में, अपनी पोइट्री को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए, ताकि वो रीडर्स के दिल में समा जाए। तो हम देखते हैं कि इन एलिमेंट्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उसमें सबसे पहली चीज़ है लाइन। अब पोइट्री में लाइन क्या होती है? Poetry contains lines. The length of a line may be measured in 2 ways: the number of syllables in it or the number of stresses. देखिए, प्रोज की लाइन की कोई लिमिट नहीं होती। प्रोज में जितना दिल चाहे एक राइटर अपनी नॉवेल में, अपने ड्रामे में लिख सकता है, लेकिन एक पोइट्री में लाइन की एक हद होती है और उस लाइन को मेजर्ड किया जाता है 2 तरीक़ों से। नंबर 1 सिलेबल्स और नंबर 2 स्ट्रेसेस। अब ये सिलेबल्स क्या होते हैं और स्ट्रेसेस क्या होते हैं, इन्हें आप समझ लीजिए। सिलेबल एक यूनिट है प्रोनंसिएशन का, जिसके अंदर एक वॉवल साउंड आना ही चाहिए। मिसाल के तौर पे पेन, इसमें एक वॉवल साउंड आ रहा है और हमने इसे एक दफ़ा में बोला है, उसको सिलेबल कहा जाता है। किसी भी वर्ड में एक दफ़ा जो बोला जाता है ना वर्ड, जिसमें एक वॉवल साउंड आए, उसे सिलेबल कहा जाता है। जैसे कि बुक में 2 ओ हैं, लेकिन इसमें एक ही वॉवल साउंड के साथ हम बात कर रहे हैं बुक, तो ये एक सिलेबल है। जैसे इनपुट, अब इन और पुट ये 2 सिलेबल्स हैं क्योंकि हम इसे 2 दफ़ा टुकड़ों में बोल रहे हैं, तो एक दफ़ा बोले जाने वाला लफ्ज़ सिलेबल कहलाता है। दूसरा क्या है? स्ट्रेसेस। अब स्ट्रेसेस क्या होती हैं? देखें, जब भी हम कोई वर्ड बोलते हैं तो उसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक वो वर्ड होता है जिसमें हम थोड़ा सा स्ट्रेस दे के बोलते हैं, और एक वो जिसमें हम स्ट्रेस बिल्कुल नहीं देते, उसे अनस्ट्रेस कहा जाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे इनफॉर्म। अब इसमें 2 वर्ड हैं, इन और फॉर्म, लेकिन हमने एक पे बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं दिया, इन, और दूसरा फॉर्म। तो एक ऐसा वर्ड जिसमें स्ट्रेस हो या स्ट्रेस ना हो, उसे स्ट्रेसेस कहा जाता है। तो आई होप कि ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। Thus in the winter stands the lonely tree. अब इस वर्स के अंदर 10 सिलेबल्स हैं और 5 मीटर्स हैं। किस तरह? सिलेबल्स हम काउंट कर लेते हैं, अपनी फिंगर्स पे आप काउंट कीजिए जो एक का हमें साउंड दे। 10 इन द विंटर, ये हमारे 5 हो गए। आगे
स्टैंड्स। स्टैंड्स एक पूरा ही हमें एक साउंड दे रहा है, हमें इसमें तोड़ना नहीं पड़ रहा। द लोनली ट्री, तो आप देखिए कि लोनली में 2 जो हैं वो सिलेबल्स हैं, फिर ट्री में 1 है, तो इस पूरे में 10 सिलेबल्स हैं और 5 मीटर्स हैं। ये जो मीटर्स हैं ये इंग्लिश में सबसे ज़्यादा आयम्बिक पेंटामीटर इस्तेमाल किया जाता है, तो जो इसमें 5 मीटर्स हैं वो हम आपको मीटर के सेक्शन में समझाते हैं ताकि आपको मीटर क्लियर हो। तो आई होप कि लाइन आपको क्लियर होगी और मीटर हम इसे मीटर में आपको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फुट। द फुट इज़ अ फॉर्मेटिव मेजरिंग यूनिट इन पोइट्री दैट इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ फीट क्रिएट मीटर इन पोइट्री। Later these meter join for the composition of a complete poem। अब फुट क्या होता है? किसी भी पोएम में फुट का काम होता है यानी कि एक दफ़ा बोले जाने वाला लफ्ज़, चाहे वो स्ट्रेस्ड हो या चाहे वो अनस्ट्रेस्ड हो। जैसे कि हमने आपको बताया था इन फॉर्म, इसमें 2 फुट हैं, एक स्ट्रेस्ड है एक अनस्ट्रेस्ड है। तो ये जो फुट होते हैं ये क्रिएट करते हैं पहले सिलेबल्स को, स्ट्रेस या अनस्ट्रेस को, बाद में ये क्रिएट करते हैं पूरे मीटर को और उसके बाद एक कंप्लीट पोएम को। तो फुट क्लियर हो गया होगा। मीटर पे चलते हैं। मीटर फंक्शंस एज अ मीन्स ऑफ इम्पोजिंग अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ लाइन ऑफ पोइट्री। मीटर, अब मीटर जो है हमें किसी भी वर्ड्स के अंदर ये बताता है कि इसमें कितने सिलेबल्स हैं, हम उसको काउंट करते हैं। It consists of the number of syllables and the pattern of emphasis on those syllables। और फिर मीटर का काम ये होता है कि इसमें जितने syllables हैं किसी भी वर्ड्स में उसका पैटर्न बताता है कि इसमें कितने स्ट्रेस्ड हैं कितने अनस्ट्रेस्ड हैं। The most widely used meter in English poetry is iambic pentameter, that is a line or verse with 5 metrical feet। मोस्टली जो पोइट्स इस्तेमाल करते हैं मीटर अपनी पोएम्स में वो होता है आयम्बिक पेंटामीटर। अब आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? ऐसी लाइन जिसके अंदर ऐसे अल्फाज हों जिसमें 5 जो है सिलेबल्स हों और 5 सिलेबल्स में एक जो है हमारा एक वर्ड ऐसा हो जो कि स्ट्रेस्ड वाला हो, दूसरा बिल्कुल अनस्ट्रेस्ड हो, फिर स्ट्रेस वाला हो, फिर अनस्ट्रेस्ड हो। इस तरह पूरे 10 अल्फाज हों जिसमें स्ट्रेस और अनस्ट्रेस एक दूसरे को फॉलो करते हों, उसको आयम्बिक पेंटामीटर कहा जाता है। ईच कंसिस्टिंग ऑफ 1 शॉर्ट और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स फॉलोड बाय 1 लॉन्गर और स्ट्रेस सिलेबल। ठीक है, आयम्बिक पेंटामीटर में क्या होता है कि किसी भी वर्ड्स के अंदर एक लफ्ज़ जो है स्ट्रेस वाला होगा और दूसरा अनस्ट्रेस होगा। जो अनस्ट्रेस होगा उसे जल्दी से बोल लिया जाएगा शॉर्ट वे में, और जो अनस्ट्रेस होगा उसे थोड़ा खींच के बोला जाएगा लंबे वे में। जैसे कि मैंने वो लफ्ज़ बताया था आपको इन फॉर्म, तो इन को जल्दी से बोल दिया, वो अनस्ट्रेस था तो वो शॉर्ट होगा। 1 शॉर्ट और दूसरा जो लॉन्ग होगा वो है फॉर्म, तो थोड़ा सा लंबा करके बोलते हैं इन फॉर्म। तो ये है ऐसा वर्ड जो एक स्ट्रेस है अनस्ट्रेस दूसरा होगा। तो मीटर में जो है 5 स्ट्रेस 5 अनस्ट्रेस्ड होंगे तो वो आयम्बिक पेंटामीटर कहलाएगा। तो ये तो था मीटर, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। क्लोज बॉजम फ्रेंड्स ऑफ द मैच्योरिंग सन, योर टू ऑटम की एक लाइन है, तो इसमें जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। ये भी एक आयम्बिक पेंटामीटर की मिसाल है जिसमें एक अनस्ट्रेस वर्ड है तो दूसरा बिल्कुल ही स्ट्रेस्ड है, उसको लंबा खींच के बोला जा रहा है। क्लोज एक स्ट्रेस्ड है, ये फॉलो किसको कर रहा है? अनस्ट्रेस्ड सिलेबल को। बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैच्योरिंग सन। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं जो एक स्ट्रेस्ड हो एक दूसरा अनस्ट्रेस्ड हो वो आयम्बिक पेंटामीटर कहलाता है, और ज़्यादातर पोएम्स में आपको यही वाला मीटर देखने को मिलेगा। मीटर क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं स्टैंजा पे कि स्टैंजा क्या होता है। स्टैंजा इज द डिवीजन ऑफ अ पोएम इन अ सर्टेन नंबर ऑफ लाइन्स हैविंग द सेम मीटर, राइम एंड अ यूनिफाइंग आइडिया और इमेज। स्टैंजा क्या होता है? स्टैंजा देखें कितनी भी लाइन का हो सकता है, ये पोइट की मर्जी है, चाहे तो 2 लाइनों का स्टैंजा बनाए, 3 लाइनों का बनाए, 4 लाइनों का, 5 लाइनों का, 6 लाइनों का, वो उसकी अपनी मर्जी पे होती है, लेकिन उसको फिर उसको उसी हिसाब से लिखना होगा।
उसको उसमें एक मीटर जो है वो फॉलो करना होगा कि कौन सा मीटर इस्तेमाल किया जाए। अगर वो 2 लाइनों का होगा तो उसका नाम कुछ और होगा, 3 वाली का कुछ और होगा, 4 वाली का कुछ और होगा। तो देखते हैं कि क्या क्या नाम हो सकते हैं। स्टैंजा इज आइडेंटिफाइड विद द नंबर ऑफ लाइन्स इट कंटेन्स, दस अ कपलेट हैज़ 2 लाइन्स। ठीक है, भी 2 लाइनों वाला जो शेर है उसे कपलेट कहा जाता है। अ टर्सेट हैज़ अ 3 लाइन, 3 लाइनों वाला टर्सेट कहलाएगा। अ क्वाट्रेन हैज़ 4 लाइन्स, 4 लाइनों वाले जो शेर होते हैं जिसे हम उर्दू में बंद कहते हैं वो होते हैं क्वाट्रेन। अ क्वांटेन हैज़ 5, और क्वांटेन जो है वो 5 लाइन्स के होते हैं। अ सस्टेट हैज़ 6 लाइन्स। अच्छा, सस्टेट को आप बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा क्योंकि आगे हम जितने भी सोनेट्स पढ़ेंगे उसमें आपको सस्टेट मिलेंगी, यानी कि एक ऐसा बंद जिसमें 6 लाइनें हों। अ सेप्टेट हैज़ 7 एंड एन ऑक्टेव हैज़ 8 लाइन्स। और ऑक्टेव को भी याद रखिएगा क्योंकि सोनेट की जो अगली लाइन्स होंगी वो 8 लाइनों पे मुश्तमिल होंगी जिसे ऑक्टेव कहा जाता है। तो ये तो वो लाइन्स हैं और ये उनके नाम हैं जो स्टैंजाज में पोइट इस्तेमाल करता है। एग्जाम्पल देखते हैं। How happy is he born or taught, that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, and simple truth his highest skill। अब यहाँ पे ये 4 लाइनों वाला है, तो 4 लाइनों वाले को कौन सा स्टैंजा कहा जाता है? क्वार्ट्रेन। तो क्योंकि इसमें 4 लाइन्स हैं, इसमें और भी बहुत कुछ है लेकिन वो हम आगे सीखेंगे। फिर है राइम। राइम क्या होता है? इट इज़ द सेम साउंड एट द एंड ऑफ पोइटिक लाइन्स। जो राइम है इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पोइट ने आखिरी जो लफ्ज़ है उसके साउंड सिमिलर रखने हैं, चाहे तो पहली और दूसरी लाइन के साउंड सिमिलर कर लें या पहली और तीसरी लाइन के साउंड सिमिलर कर लें। ना आखिरी लफ्ज़ जो है अगर वो सिमिलर होगा तो पोइट्री बहुत खूबसूरत लगेगी और आगे वो अगर उसको किसी म्यूज़िक में सॉन्ग की शक्ल में देना चाहें तो वो बहुत अच्छा बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, राइमिंग पैटर्न। राइम्स तो हमें समझ में आ गई कि राइमिंग पोएम वो होती है जिसका आखिरी लफ्ज़ सेम लगे हमें, लेकिन राइमिंग पैटर्न क्या होता है ये देखते हैं। अ कन्वीनियंट वे ऑफ सेटिंग आउट अ पैटर्न ऑफ राइम्स इज़ टू राइट फॉर ए द फर्स्ट राइम, बी फॉर द सेकेंड और सी फॉर द थर्ड एंड सो ऑन। अच्छा, राइमिंग में जो राइमिंग पैटर्न है इसमें क्या होता है, जिस तरह राइम है कि पहला लफ्ज़ उसका कोई एक जैसा हो गया तो दूसरा जो है या तो उस जैसा होगा या कोई अलग होगा। ज़्यादातर पोइट्स क्या करते हैं कि पहली लाइन का जो आखिरी लफ्ज़ है वो तीसरी वाली लाइन के आखिरी लफ्ज़ से मिलता होगा और दूसरी वाली लाइन का जो आखिरी लफ्ज़ है वो चौथी वाली लाइन से मिलता है। ए द फर्स्ट राइम, बी फॉर द सेकेंड, सी फॉर द थर्ड। तो इन लाइन के आखिरी जो वर्ड होते हैं उसको मिलाया, उसको जो निशानदेही की जाती है वो ए से की जाती है कि पहली लाइन का जो आखिरी वर्ड है वो ए है, दूसरी वाली का बी है, तीसरी वाली का सी है और चौथी वाली का डी है। और अगर वो एक जैसे हैं तो फिर ए और ए हो जाएंगे। अब किस तरह, ये एग्जाम्पल देखते हैं। द पीपल अलॉन्ग द सैंड। अब ये है सैंड, ठीक है, ये तो हमें एक साउंड मिल गया, इसको हम ए कर लेते हैं। ऑल टर्न एंड लुक वन वे। अब सैंड और वे तो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं तो ए अलग हो गया तो इसको बी कर लिया गया। दे टर्न देयर बैक ऑन द लैंड। अब ये लैंड जो है ये बिल्कुल सैंड जैसा दिख रहा है यानी कि ए जैसा, तो ये भी ए है। दे लुक एट द सी ऑल डे। अब ये डे आ गया वे की तरह, साउंड एक जैसे आ गए, तो ये जो हमारी राइमिंग पैटर्न बना ये बना ए बी। तो अगर कोई आपसे पूछे कि ये जो एक स्टैंजा है जिसकी 4 लाइनें हैं इसकी राइमिंग पैटर्न क्या है तो हम इसको कहेंगे ए बी, क्योंकि इसमें पहला ए है, दूसरा बी है, फिर ए है, फिर बी है। तो अगर ये आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर करना है तो हमारी जो वीडियो है सोनेट के ऊपर उस पर हमने बहुत अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप सोनेट की वीडियो देखेंगे तो आपको सारी राइमिंग स्कीम, राइमिंग पैटर्न समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। फ्री वर्स। Free verse is a poem that does not rhyme and does not have a regular rhythm or meter. Free verse जिसे उर्दू में आज़ादाना शायरी कहा जाता है, मतलब बिल्कुल आज़ाद शायरी जो किसी भी रूल की पाबंद नहीं है, ना तो इसमें कोई ऐसा मीटर इस्तेमाल होता है, ना कोई इसमें राइमिंग स्कीम की
पाबंदी होती है, ना रिदम की पाबंदी होती है, तो उसको फ्री वर्ड्स कहा जाता है। तो होप कि आपको यहाँ तक एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री क्लियर हो गए होंगे। आगे जो हमारे एलिमेंट्स हैं उसे हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो अगर पसंद आई और समझ आई तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। थैंक यू सो मच।